हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वी वर ऑन कंसाइनमेंट और हमने लास्ट वीडियो में कंसाइनमेंट का पूरा बेसिक मतलब पूरा थ्योरी समझा था कि और हमने क्या बात की थी कि कंसाइनमेंट होता ही क्या है, वेयर इन देट इज अ बिजनेसमैन जो ओनर है वो अपने गुड्स किसी और पर्सन को भेजता है, ही जस्ट सेंड्स द गुड्स। सामने वाला पर्सन जो है वो कौन कहलाता है, एजेंट, जो वो उस गुड्स को सेल करेगा और सेल करके उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट या कमीशन। उसे सिर्फ कमीशन मिलेगा, उसे प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, दिस वॉज द मेन क्रक्स। फिर हमने बात की थी कि ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप गुड्स सिर्फ भेज रहे हो तब फिर गुड्स जो कंसाइनी को मिला उसकी कोई एंट्री होगी क्या, कंसाइनी के बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि गुड्स सिर्फ भेजे जा रहे हैं। ठीक है, और जो कंसाइनर है जो गुड्स बनाता है, हमारा कंसाइनर कौन था, टॉम, तो वो जब गुड्स सेंड करता है तो वो एक कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है उसके बुक्स में, जहां पे इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड द एंटायर कॉस्ट, अच्छा खर्चे उसने खुद किए हो या कंसाइनी ने किए हो। जेरी जो खर्चे कर रहा था वो भी किसके बिहाफ पे कर रहा था, टॉम के बिहाफ पे कर रहा था। सो इवन द कंसाइनीज एक्सपेंस, ईच एंड एवरी एक्सपेंस विच इज इंकर्ड बाय द कंसाइनी एज वेल एज द कंसाइनर आर टेकन इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। जो हमारे गुड्स होते हैं वो सेल कौन करता है, जेरी सेल करता है, तो फिर वो पैसा हमको जेरी से रिसीवेबल है, राइट। और लास्ट में हमें क्या निकालना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको अगर ध्यान हो, फिर मैंने बात की, मैंने आपको क्या क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कमीशन तीन तरह के होते हैं। वन इज ऑर्डिनरी कमीशन जो का विच इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। वन इज डेल क्रेडिटर कमीशन, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया, अगर कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया तो बैड डेट का लॉस किसका, बैड डेट का रिस्क कंसाइनी का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है कि आप कंसाइनी को हम बोलते हैं कि तुम कैश में बेचो माल या क्रेडिट में बेचो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरा पैसा मिलना चाहिए। बैड डेट्स कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदारी तुम्हारा। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है तो देन बैड डेट एज एन एक्सपेंस भी हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में बुक होगा। और एक था ओवर राइडिंग कमीशन, जो मैंने आपको बताया था कि एक ओवर राइडिंग कमीशन के बारे में आपको धीरे धीरे और बताऊंगी। दैट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन गिवन सो दैट हम अपने कंसाइनी को बोले यार तू ज्यादा पे माल बेच सकता है तो तू ज्यादा अमाउंट पे माल बेच, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन उसे दिया जाता है। उसका कैलकुलेशन धीरे धीरे हम देखेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो हमने पूरी एंट्रीज भी देख ली थी कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंट्रीज कैसी होती है। एंड आई एम श्योर कि ये एंट्रीज आप लोग ने लिख ली होगी। ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने कंसाइनमेंट, हाँ मेन पार्ट इज वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ये हमने देखा तो था जब मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करोगे तो क्या होगा, पहले तो गुड्स भेजे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो परचेज प्राइस है उसके ऊपर कंसाइनर के पूरे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर हम ऐड करते हैं, वो हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर ए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। यस, फ्रॉम टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस, तो देन इट विल बी वेरी इजी। तो पॉइंट नंबर ए आ गया। उसके बाद अगर कोई गुड्स अभी तक ट्रांजिट में है या कोई लॉस नॉर्मल या अबनॉर्मल अभी तक ट्रांजिट में हुआ है, वो माइनस करते हैं। ये नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया नहीं था, आज पहले हम वही सीखेंगे और फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर लॉस है, नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, हम वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे और हमें पॉइंट बी मिलेगा। बी पॉइंट पे मिलके ये जो फिगर आया ना, दिस क्वांटिटी, दिस इज एक्चुअली द गुड्स विच इज रिसीव बाय कंसाइनी। आज आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। फिर कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड करने, बट कौन से, ओनली एक्सपेंसेस विच आर अप टिल द गो डाउन, मतलब ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी के पूरे खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आते हैं, करेक्ट, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हम सिर्फ वही खर्चे रहते हैं विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। सबकी हमने थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी। ठीक है, और फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, ये क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो पहली चीज पे मैं आ जाती हूँ कि लॉस के बारे में भी आपको थोड़ा बता देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लॉसेस दो तरह के होते हैं, वन इज अ नॉर्मल लॉस एंड अनदर इज एन abnormal loss. Now, what do you mean by the normal loss and what do you mean by abnormal loss? A normal loss is something which is inherent in the product, inherent nature of the product. जैसे अगर आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बिजनेस कर रहे हो, तो आप मान के ही चलते हो, आपको पता ही होता है कि सपोज मैं 100 kg का फ्रूट्स वेजिटेबल्स मंगाऊंगा ना, तो इसमें से 5 kg तो मिनिमम सड़े हुए होंगे। जब ट्रक में आते हैं तो वो दब जाते हैं, कुछ ऐसे ही सड़े हुए होते हैं। तो वो वेजिटेबल्स का इनहेरेंट नेचर है कि वो थोड़े बहुत तो नीचे के दबे हुए होंगे, सड़े हुए होंगे, जो प्राइस पे जाते हैं उस प्राइस पे नहीं जाएंगे, राइट। ये होता है। सिमिलरली अगर आप ग्लास फैक्ट्री में हो, ग्लास इंडस्ट्री में हो, तो यार थोड़ा कांच का टूटना इज लाइक वेरी ऑब्वियस, होता ही है, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं एक भी कांच टूटे ही नहीं। सिमिलरली अगर आप पेट्रोल का बिजनेस कर रहे हो, तो पेट्रोल को आप कितना भी टाइट रखो, कितना भी बंद रखो, तो भी पेट्रोल इवेपोरेट होता है, तो थोड़ा बहुत पेट्रोल कम होता ही है। दैट इज नॉर्मल लॉस। अ सिंपल एग्जांपल, सपोज आई एम इनटू
आई मेक रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये मेरा क्लॉथ का कपड़ा जिसमें से मैं टी शर्ट बनाती हूँ। आपको नहीं लगता ये मेरा जो वो, आपको अगर पता होगा तो हम पहले कट करते हैं साइज में, तो ऐसे ऐसा मैंने साइज कट किया, ये मेरा शर्ट का साइज, ये उसकी स्लीव्स ऐसे कट हुआ, तो ये साइड का चिंदी चिंदी कपड़ा तो बचता ही है। चलो ये पार्ट रहने दो, दिस पार्ट इज गुड, इसको रहने दो, बट आई एम सेइंग थोड़ा तो कपड़े में थोड़ा चिंदी तो बचेगा ही ना। मेन क्लॉथ जब आप बनाओगे तो थोड़ा साइड का काटोगे, अच्छा वो तो नॉर्मल ही है, इतना तो चिंदी बचेगा ही, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि जहाँ थोड़ा लॉस नॉर्मल होगा, और बेसिकली नॉर्मल लॉस में नो इंश्योरेंस इज पॉसिबल, नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। Whereas when we come on to abnormal losses are losses where insurance is possible. जैसे जो एग्जाम्पल्स मैंने दी उसमें आपको मैं abnormal बताती हूँ। abnormal जो तो नॉर्मल ही नहीं होता, जैसे वेजिटेबल्स, जैसे 5 किलो नॉर्मल है कि हाँ भाई वेजिटेबल्स है, थोड़े दबेंगे खराब होंगे, बट अगर जो ट्रक में आ रहा था वो ट्रक में से वो एक पूरा बोरा गिर गया, उसमें 20 किलो के वेजिटेबल्स थे, तो ये क्या हो गया, abnormal, ठीक है। ग्लास फैक्ट्री में ग्लास जब आ रहे थे ट्रांसपोर्ट होके, तक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या हुआ, abnormal। कपड़ा जल गया तो क्या हुआ, abnormal। आप समझ रहे हो। तो नॉर्मल लॉसेस जो थोड़ा बहुत हम मान के चलते होगा ही, मतलब एनी वन डूइंग अ बिजनेस इन सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट, जैसे सपोज नाउ आई एम इनटू वेजिटेबल्स, हाँ, तो मैं आपको जैसे वेजिटेबल्स का एग्जांपल दूं तो क्या होगा कि मैं सपोज 100 किलो वेजिटेबल्स मंगवाती हूँ 10 रुपीज पर केजी में, 10 रुपीज पर केजी में, तो मुझे कॉस्ट कितना पड़ा, 1000 केजी, 1000 रुपीज टोटल कॉस्ट पड़ा। हाँ, तो यहाँ हम मानते ही है कि 5 किलो तो मतलब उसमें से खराब होना ही है, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो 1000 रुपीज का जो कॉस्ट है ना, दिस 1000 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 995 kg ऑफ वेजिटेबल्स। तो आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, 1000 डिवाइड बाय 995, आपका पर यूनिट देखो 10.05 पर केजी हो गया। अच्छा, 0.05 अगर भी मैटर करते हैं, जो लोग इतने स्मॉल प्रॉफिट में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 0.5 रुपीज भी मैटर कर जाते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, नॉर्मल, अच्छा ये सब कहने का तात्पर्य सिंपल था। देखिए नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस वगैरह आप आगे इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट अभी ये सब चीजें बताने का तात्पर्य ये था कि एक सिंपल टर्म्स में लिख लो, नॉर्मल लॉस, एक मिनट, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। बुक्स में नॉर्मल लॉस का अलग से कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है वो बाकी अच्छे प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट बांटा जाता है और अच्छे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। ये जो आपने मैंने एग्जांपल दिया, कोई एकदम आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं जो आपको एक फॉर्मूला नहीं, मैंने जो बनाया था ना वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का जो पूरा एक टेबल, वही आप हमेशा फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्यूशन में, बट आपको मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हम जैसे कोई भी अभी वेजिटेबल वाला है ना, वो उसको पता ही है कि 100 में से 5 किलो तो खराब आएंगे ही, तो वो क्या मानता है मेरा एक का कॉस्ट 10 रुपए, क्या नहीं, मेरा 1 किलो का कॉस्ट 10.05 रुपीज है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नॉर्मल कॉस्ट, कि नॉर्मल कॉस्ट का वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर गुड प्रोडक्ट्स और आपका गुड प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। एक बार आप मॉड्यूल से भी ये सब चीजें पढ़ेंगे। वेयर एज व्हेन वी कम ऑन टू अबनॉर्मल लॉस, नो सी दिस इज नॉट नॉर्मल। कभी आग लग जाना, कभी एक्सीडेंट होना, कभी जैसे एक बोरा गिर जाना, नॉट ऑलवेज इट हैपेंस, कभी कभी अगर ऐसा हो गया, इसमें इंश्योरेंस पॉसिबल होता है। दिस इज अबनॉर्मल लॉस एंड दिस इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्यों इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है? अगेन ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए बताती हूं मैं, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, कंसाइनमेंट एंड अकाउंट इज ऑल्सो लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, जहाँ पे सिर्फ वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड परचेज सेल और खर्चे दिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सपोज जैसे आपने 100 kg खरीदा, ठीक है, उसमें से आपने सेल किया 85 kg, मैं मानू आपका क्लोजिंग स्टॉक है 5 kg, नहीं मैंने ज्यादा बता दिया, आपने सेल किया 60 kg, ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 10 kg। तो अभी आपको नहीं लग रहा कि यार सिर्फ 70 kg, तो बाकी 30 कहाँ गया? 30 kg इज अ बिग अमाउंट। अच्छा, इसमें से अगर 5 नॉर्मल लॉस होता तो ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं आती, बट रिमेनिंग एटलीस्ट 25 किलो की तो वैल्यू निकालो ना। अब नॉर्मल लॉस आपको बुक्स में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मैं नहीं हटाती तो मेरा लॉस या प्रॉफिट बहुत वियर्ड सा आ जाता। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, अच्छा ये सब छोड़ो, सिंपल आपको बताती हूँ। सपोज हमने परचेज किया 100 kg और ये पूरा 100 kg मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मेरे आई वॉज डीलिंग इन टू टमेटोज और मेरे एक कम एक टोमेटो पिचक गए। तो अब आपको लगता है कि अगर मैं लॉस को रिकॉर्ड नहीं करूं तो ये क्या दिखेगा, 100 kg और पूरा ग्रॉस लॉस 100 kg, ऐसा दिखेगा? डोंट यू थिंक ये रॉन्ग है?
ये रॉन्ग पिक्चर बता रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि ये अबनॉर्मल लॉस हुआ 100 kg एंड दिस इज अबनॉर्मल। ये हमेशा नहीं होगा। सो सी यू कैन नॉट जज माई बिजनेस बाय सीइंग कि 100 kg का अबनॉर्मल लॉस हो गया। नहीं, ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी। अच्छा, इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है, वो अलग बात। बट मुझे ट्रेडिंग से पूरी क्वांटिटी हटाने की जरूरत इसलिए है, ये बताने के लिए कि ये पूरी क्वांटिटी का हुआ क्या। ये पूरी क्वांटिटी सेल हो गई, आई मीन लॉस हो गई। ठीक है। सो अबनॉर्मल लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स whereas normal loss is not recorded in books। कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे वैल्यूएशन होता है, वो हम देखेंगे। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये सब बताने के बाद लेट मी टेल यू जस्ट वन थिंग। आपका एक पार्ट रह गया है कंसाइनमेंट में, थियोरेटिकली अगर बताओ तो इनवॉइस प्राइस और लोडिंग वाला। थोड़े क्वेश्चन हम नॉर्मल देखेंगे। एक बार ये समझ में आ गया, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट जो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले एक काम करिए, आपके मॉड्यूल पे ही आ जाइए। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पे उन्होंने जर्नल एंट्रीज किया। मैं आपको जर्नल एंट्रीज तो नहीं बताऊंगी कि हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज वर्बली डिस्कस करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट ही बताऊंगी। या चलिए एक बार करते हैं, जर्नल एंट्रीज भी कर ही लेते हैं साथ में, नो प्रॉब्लम। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 16 टू वाई। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई टू वाई, मतलब एक्स कौन है? एक्स इज द कंसाइनर। चलिए, सिंस ये पहला क्वेश्चन है, विल डू वन थिंग कि हम लोग सभी कुछ नोट करते जाते हैं। तो अच्छा, और यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज आप लोग के लिए पहली बार कर ही लेती हूँ। सो ये हमारा कंसाइनर का नाम क्या है? एक्स, और हमारे कंसाइनी का नाम क्या है? वाई। एक्स ने वाई को गुड्स भेजे। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी। सिंस मैं जर्नल एंट्रीज पहले कर रही हूँ तो आई एम मेकिंग अ प्रॉपर स्पेस हियर फॉर माय जर्नल एंट्रीज। ओके, चलिए। कॉस्टिंग ₹50,000 एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा। एक्स ने खर्चा किया। तो देखिए, पहले जब गुड्स भेजे उसकी एंट्री क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर के बुक्स में एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैं पहले पूरी जर्नल एंट्रीज कर लेती हूँ। नहीं, मैं साथ में ही आपको उसकी पोस्टिंग भी बताती हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाउ मच इज द अमाउंट? 50,000। तो चलिए हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में भी लिख लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, this is my in the books of X. This is illustration number 1 in the books of X. consignment account कंसाइनर के बुक्स में बनता है। You are making a consignment account। यहाँ पे डेट मैटर नहीं करेगी, आप सिर्फ पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट कर सकते हो। मैंने तो एलएफ भी छोड़ दी, बट आप लोग नहीं छोड़ोगे, आप लोग लिखोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। So our first entry is consignment account debit to goods sent on consignment। पूरा नाम लिखना, GSOC कितना है? 50,000, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला? एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकिंग। तो ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। क्या इन ये दो की एंट्री कंसाइनी के बुक्स में होगी? नहीं होगी। सो द एंट्रीज, ये अगेन कंसाइनमेंट का खर्चा हुआ, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, और उसने पे किया तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट? 1,000। तो क्या ये दो की एंट्री कंसाइनी के बुक्स में होगी? नहीं होती है। ठीक है। सो एक मिनट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्या खर्चा हुआ? पैकिंग का हुआ है। कितना अमाउंट? 1,000। चलिए आगे। ऑन 3 जुलाई वाई रिसीव द गुड्स and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months। अच्छा, सिंस हमने अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया, ये सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू X, बस ये एक पार्ट आपको नहीं समझेगा। ये बिल रिसीवेबल का पार्ट है। कंसाइनमेंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर बिल रिसीवेबल होने वाला है, तब आप ये पार्ट देख लेंगे। वाई, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वाई पे इतना ट्रस्ट करके गुड्स भेजा जा रहा है, उससे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। बट क्या होता है, वाई से हम कुछ एडवांस ले लेते हैं कि सपोज जैसे मैं 50,000 का माल भेज रहा हूँ, ये बेचेगा तो तेको तो 60-70,000 मिलेंगे। एटलीस्ट अभी थोड़ा पार्ट तो एडवांस में दो हमको, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होने के लिए चाहिए। सो दिस 30,000 इज नथिंग बट अ बिल्स पेएबल। सेंट इज एक्सेप्टेंस टू एक्स, मतलब इट इज अ बिल्स पेएबल फॉर वाई, बिल रिसीवेबल फॉर एक्स। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद ये पार्ट अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए मैं एंट्री कर ही लेती हूँ। एंट्री क्या होगी? अब देखिए, कंसाइनर को बिल मिला तो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। हमें वाई से बिल मिला है 30,000, और अच्छा ये तो बिल पेएबल है ना वाई के लिए, तो ये एंट्री वाई के बुक्स में भी डेफिनेटली होगी। वाई के बुक्स में, अच्छा इसकी तो पहली एंट्री है, लेट मी राइट 1 ओनली। वाई के बुक्स में एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट, ही इज द रिसीवर, टू बिल पेएबल। इसके लिए लायबिलिटी बिल्स पेएबल एंड अमाउंट इज
30,000. ओके. अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में सिर्फ एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ इनकम. ये बिल रिसीवेबल वगैरह में कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं है. तो आप ये समझिए, जरूरी नहीं है कि हर एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगी. नो, दिस इज एन एंट्री फॉर एडवांस रिसीव्ड. तो इसकी कोई एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी. ठीक है, चलिए 3 मंथ्स का है. ओके, हम क्योंकि डेट्स यहाँ पे दिए हुए 3 जुलाई 16, लेटर सी आगे क्या होते हैं. Y spent 2,000 on freight and cartage, 500 on go down rent and 300 on insurance. Y ने कितना खर्चा किया? 2,000 on freight and cartage, 500 on go down, 300 on insurance. 3 खर्चा. 1 मिनट, टोटल लिख लिया दो मुझे. 2,000 प्लस 500 प्लस 300, 3 खर्चा है. 2,800 टोटल आया. ये खर्चा Y ने तो किया, बट किसके बिहाफ पे किया? X के बिहाफ पे. तो डू यू गाइज रियलाइज कि ये सब खर्चा भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा. टोटल हमारा आया 2,800. लेकिन क्या ये एक्स ने पे किया है? नहीं. तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? वाई को. कंसाइनी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा कंसाइनी को देना है. फॉर अस इट इज अ लाइबिलिटी. वाई इज डूइंग एक्सपेंसेस ऑन आर बिहाफ. ठीक है. अच्छा, ये एक्सपेंस वाई ने किए तो वाई को तो एंट्री करना पड़ेगा. वाई का कैश बाहर गया 2,800, कैश या बैंक, उसका मैं लोड मत लेना. लेकिन अब ये किसको डेबिट करे? एक्स को डेबिट करे, बिकॉज ये पैसा हम किससे लेंगे? हम एक्स से लेंगे. 2,800. Okay, so there was 3 expenses, 2,500 and 300. On 31st December 16, he sent his account sales along with the amount due to X, showing that along with the amount due to X मैं लास्ट में बताऊंगी, showing that 4/5 of the goods have been sold for 55,000. पहले तो एक चीज, 3 जुलाई को बिल बना था, 3 महीने का बिल था. ओके, 3 जुलाई को. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 महीने खत्म हो चुके हैं. कुछ नहीं बोला, मतलब ये बिल पहले तो ऑनर हुआ होगा, उसकी भी एंट्री पहले ही कर लेते. ये बिल का पैसा मिला होगा, तो मेरी 5th एंट्री, आई एम जस्ट डूइंग द एंट्री ऑफ बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल. इसका भी मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल कि ये पैसा मिल गया होगा. कुछ नहीं बोला तो बिल ऑनर हुआ है, और इसने पैसा दिया और उसने पैसा, इसके बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल डेबिट. इसके लिए लाइबिलिटी खत्म हो गई टू बैंक. ही इज पेइंग द मनी 30,000. ओके, अब करते हैं सेल वेल की एंट्रीज. अच्छा, 1 मिनट. हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने अभी तक कौन सी एंट्री कर ली? सी. हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में यस, जो कंसाइनर ने खर्चा किया था वो एंट्री किया. अब जो कंसाइनी ने खर्चा किया वो भी एंट्री करो. टू वाई अकाउंट, टू कंसाइनी ब्रैकेट में वाई अकाउंट. इसकी एंट्री मैंने लिखी है. यहाँ पे ऑलवेज गिव द बाइफर्केशन. देखो 2,800 कहाँ से आया था? 2,000 वॉज फ्रेट, सो फ्रेट वॉज 2,000. देन cartage was 500, go down and freight and cartage 500 was go down and 300 was insurance. तो rent was 500 and 300 was insurance. ये कौन सा इंश्योरेंस होगा? go down का इंश्योरेंस होगा 300. सो टोटल आ गया 2,800. ठीक है, यहाँ तक हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बन चुका है. अब वो लोग सेल बोल रहे हैं 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 55,000. 1 मिनट, तो पहले 55,000 सेल की एंट्री करते हैं. सेल एक्स के लिए इनकम है, इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा. और ये पैसा हम किससे लेंगे? दिस मनी विल बी टेकन फ्रॉम वाई. तो वाई या कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और आप वाई के एंगल से देखो, तो वाई के एंगल से बैंक या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा. अब इसने कैश में भेजा होगा या क्रेडिट में बेचा होगा, वॉट एवर. ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा कितना? 55,000. और ये पैसा किसको देगा? ये इसकी इनकम है? नहीं, सेल करके जो इनकम है वो एक्स को बिलोंग करती है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी आ गई टुवर्ड्स एक्स 55,000. तो इसको भी मुझे कंसाइनमेंट के बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी. कंसाइनमेंट अकाउंट विल नाउ बी क्रेडिटेड बाय कंसाइनी वाई. हम क्योंकि कंसाइनी क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, लेकिन हम नीचे लिखेंगे सेल्स एंड अमाउंट इज 55,000. ओके, वाई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%. कमीशन ऑफ 10% किसके ऊपर निकालते हैं? सेल्स पे. तो चलिए कमीशन एक एक एंट्री करके करते ही जाते आगे. कमीशन निकाला जाता है सेल्स पे. सेल्स है 55,000. कमीशन एक्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 55,000 का 10% विल कम टू 5,500. टू वी हैव टू पे दिस टू वाई अकाउंट 5,500. And when you come in the books of Y, you realize
यू रियलाइज दैट फॉर हिम कमीशन इज एन इनकम, तो वो कमीशन को क्रेडिट करेगा, ये उसकी खुद की इनकम है 5500, और ये किससे लेना है 5500, इसे एक्स से लेना है, एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5500। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं बिकॉज ऑफ कमीशन। जस्ट अ सेकंड, व्हाट है, कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू, अच्छा ये भी कंसाइनी में ही जाएगा, इधर ही लिख लो या चलो अलग से लिख लो, बट वापस टू कंसाइनी वाई उसका नाम है, बट क्या आया कमीशन, कितना आया 5500, 55,000 का 10%। देन where was the question here? Okay. Showing that 4/5 of the goods have been sold for 55,000, Y is entitled to a commission of 10%. One of the customers turned insolvent and could not pay 600 due from him. What is this? Becomes insolvent and could not pay money. This is bad debt. अच्छा, कहीं भी आपको क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर वर्ड दिख रहा है? डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिख रहा, मतलब ये लॉस जो 600 का लॉस हुआ है वो किसका है? एक्स का है, बिकॉज एक्स अगर डेल क्रेडिटर कमीशन देता तो फिर वो बैड डेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, बट यहाँ पे उसने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है क्या? नहीं दिया है, तो वो बैड डेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो देखिए रिकॉर्ड कैसे होगा, बैड डेट मतलब लॉस जो भी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉस। तो 8th एंट्री वुड बी कंसाइनमेंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड 600 टू वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ बैड डेट्स। मैंने नरेशंस वगैरह नहीं लिखे, आप लिख सकते थे अगर क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्रीज पूछी तो। जनरली कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंट ही पूछते हैं, तो मैं ज्यादा जर्नल पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। यस, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी है तो नरेशन वाज अ मस्ट, आप इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन देख के वो आप अपने मन से कर लेंगे। अच्छा, और देखिए अब ये बैड डेट हम किसको डेबिट करेंगे? हम एक्स को डेबिट करेंगे, और आपको याद है हमने सेल्स के टाइम पे ट्रेड रिसीवेबल देखिए यहाँ पे डेबिट किया था, तो ये ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट 600। ओके, since del creditor commission is not given, risk of bad debts is borne by the consignor himself. Okay, तो यहाँ पे bad debt भी इधर ही लिख लो 600। डन। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। ठीक है, हमने सब एंट्री कर ली, हमारा क्या बचा है? आपको नहीं लगता हमारा सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? तो पहले वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे अब चलते हैं। सी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा आपको ये एक टिपिकल फॉर्मेट फॉलो करना है जहां पे हम लिखेंगे यूनिट्स अमाउंट। सबसे पहले हमने, अच्छा इस क्वेश्चन में दो आप देखोगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। इस क्वेश्चन में आप देखोगे अगर तो हमको यूनिट्स नहीं दिया है, पहले आता था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना अमाउंट भेजा हमने? अच्छा देखिए मुझे यूनिट्स नहीं दिए, लेकिन एक चीज दी है 4/5 ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड, मतलब 1/5 बचा हुआ है। तो क्या मैं बेस 5 मान लू कि 5 कंसाइनमेंट की वैल्यू थी 50,000 वॉज द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में आपको बस यही पार्ट करना होगा। 50,000 प्लस हमने क्या बोला था? ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चों में आप ये नहीं देखते हो कि ये आएगा या नहीं आएगा, जो भी कंसाइनर ने खर्चा किया वो आएगा, उससे यूनिट नहीं बढ़ती, उससे सिर्फ अमाउंट बढ़ता है 1000। तो ये सब करके हमें मिल गया हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए में हमें मिला 5 यूनिट्स और उसकी वैल्यू है 51। ये 5 मैंने बस बेस के लिए लिया है, सॉरी 51,000। ओके, इसके बाद अगर कोई नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस या गुड्स इन ट्रांजिट होता तो माइनस करते, बट यहाँ पे नॉर्मल लॉस आप हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करोगे, मैं इस क्वेश्चन में कर रही हूँ ताकि आपको ये फॉर्मेट लर्न हो जाए। अब नॉर्मल लॉस या गुड्स इन ट्रांजिट अगर होता तो हम माइनस करते, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये सब हमारा नील है। तो इसके बाद हमारा पॉइंट बी आता है। ये कौन से लॉस? अब नॉर्मल लॉस की बात करें, ऑल विच आर इन ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस विच इज इन ट्रांजिट, अब नॉर्मल लॉस विच इज इन ट्रांजिट एंड गुड्स विच आर इन ट्रांजिट। ठीक है, अगर वो सब ट्रांजिट वाले हैं तो यहाँ बी पॉइंट में आएंगे। तो मतलब कंसाइनी को कितने गुड्स मिले? कंसाइनी को पूरे 5 गुड्स मिले जिसकी वैल्यू है 51,000। अब इसमें कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ डायरेक्टली नहीं दिया। देखिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। देव सेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, मतलब गोडाउन तक के लाने का खर्चा, फ्रेट एंड कार्टेज, ये तो पक्का नॉन रिकरिंग है। ठीक है,
500 गो डाउन, राइट, नॉन रिकरिंग है क्या? नो, इट्स रिकरिंग, तो 500 नहीं आएगा। 300 इंश्योरेंस, ये भी गो डाउन का इंश्योरेंस है, अनलेस एंड अनटिल अगर ये गुड्स का इंश्योरेंस होता तो क्लियरली मेंशन्ड होता, आप इसे भी रिकरिंग मानोगे। ओनली 2000 वुड बी नॉन रिकरिंग। ओके, तो सिर्फ 2000 आ जाएगा नॉन रिकरिंग में। और इसके बाद हमारा टोटल आया 5 एंड 53,000। अब देखिए एक बात, ये हमारा पॉइंट नंबर सी। अच्छा, इसके बाद अगर गोडाउन में भी कोई लॉस होता है, मैंने आपको ये पार्ट शायद ऊपर भी नहीं बताया था, आप प्लीज अपने में भी नोट कर लो। सी के बाद ना मैंने ये लास्ट पार्ट डी ऐसा लिखा था, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आफ्टर रीचिंग गोडाउन, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि यहाँ भी अगर कोई लॉस गोडाउन में हुआ है तो आप माइनस करोगे, लेकिन अभी नहीं हुआ माइनस लॉस इन गोडाउन। अब नॉर्मल लॉस अगर कुछ हुआ है तो नॉर्मल तो ठीक है, मेन अब नॉर्मल ही होगा तो हम माइनस करेंगे, बट अभी तक नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे। सो माइनस आई वुड से वेट अब नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। पॉसिबल है ना गोडाउन में जाके फिर आग लगी, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, नील, ठीक है। तो फाइनली आपके पास कितना बचा है? 5, और 5 की वैल्यू है 53,000। 5 यूनिट्स की वैल्यू 53, इसमें से 4 यूनिट्स आपने बेच दिया, बचा कितने? 1। तो कैन आई नॉट से क्लोजिंग स्टॉक, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 53,000 तो 1 की कितनी? दैट वुड बी 53,000 डिवाइड बाय 5 which gives you 10,600 is nothing but the closing stock, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है देख लेते हैं एक बार। 10,600 पहले तो हमारा सही आया कि ये देखिए 10,600, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपके बुक्स में होगी कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट 10,600 टू कंसाइनमेंट स्टॉक तो डेबिट हुआ टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे कंसाइनी जो वाई है उसके बुक्स में स्टॉक गुड्स मिलने की भी कोई एंट्री नहीं होती, गुड्स जो बचे हुए उसकी भी कोई एंट्री नहीं होती, कोई एंट्री नहीं होती है। 10,600। ओके, सो कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। और ये आपको वर्किंग नोट में स्टॉक की वैल्यू कहाँ से बताना पड़ेगा। इट इज कमिंग टू 10,600। ओके, बस आई थिंक आपका कंसाइनमेंट अकाउंट तो बन चुका है, आप चाहो तो इसका प्रॉफिट लॉस पहले निकाल लो। तो 55,000 प्लस 10,600 गिव्स यू 65,600। यहाँ का टोटल मेरा 65,600 आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं डेबिट का टोटल कितना है, पहले वो लेते हैं। 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,800 प्लस 5,500 प्लस 600, 59,900 माइनस 65,600 गिव्स यू 5,700 एज द टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आया हमारा 5,700। ओके, तो यहाँ का भी टोटल 65,600 और यहाँ का भी टोटल आया 65,600। ओके, गेटिंग इट। ये आया प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट की एंट्री यहाँ कुछ नहीं होगी, वो तो एंट्री सीधा P&L अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट टू P&L में क्रेडिट होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बोली थी क्वेश्चन में, ये देखिए क्या क्वेश्चन सेड, क्वेश्चन सेड दैट ऑन 31st December he sent his accounts along with amount due to X। और कितना अमाउंट ड्यू है, तो इसके लिए हम एक बना लेते हैं वाई का अकाउंट, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, अच्छा पहले तो मैं ये प्रॉफिट की भी एंट्री कर दूं। तो प्रॉफिट की एंट्री हुई क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट एंड P&L अकाउंट में क्रेडिट टू P&L। अमाउंट आया 5,700। ओके, और मेन एक तो पहले वो लेन देन वाली एंट्री बाकी है, तो मैं इसके लिए ना इसको शॉर्ट करती हूँ एंड आई विल मेक अ Y account in the books of X. I am making in books of X Y account. अभी मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है बिकॉज आई वॉन्ट टू फिट इन हियर, दैट इज वाई आई एम नॉट राइटिंग इन मच डिटेल। मैं आपको बस काम की बात बता दूँ। तो यहाँ पे तो Y था ही नहीं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था Y क्रेडिट, बाय बिल रिसीवेबल 30,000, then
consignment debit to Y, तो buy consignment 2800, these were for the expenses. Then Y debit to consignment ये sales के लिए, consignment credit हुआ और Y debit हुआ 55,000. फिर Y वापस credit हुआ कमीशन के लिए, बाय Y कमीशन 5,500. फिर वो बैड डेट्स का लॉस Y ने बेयर नहीं किया है, वो 600. देन यहाँ पे बस एंट्रीज खत्म. तो अब आप देखिए 55,000 माइनस 30,000 माइनस 2,800 माइनस 5,500 माइनस 600. आप देखोगे 16,100 अभी भी बचा हुआ है और उन्होंने बोला है कि ही पेड द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद अकाउंट सेल्स. तो ये 16,100 क्या हुआ होगा, बाय बैंक. मतलब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, अकाउंट क्लोज करने के लिए इतना पैसा मिला 16,100 16,100. सिमिलरली ये एंट्री तो एक्स के बुक्स में वाई के बुक्स में भी होगी. वाई के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, इसने पे किया तो बैंक क्रेडिट एंड एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,100 एंड 16,100. ओके इसके बाद आप एक्स की बुक्स में वाई की बुक्स में जब एक्स अकाउंट बनाओगे आप देखोगे कि वो भी टैली हो चुका है. ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड. अच्छा अब जो उन्होंने नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है, मेरा बोलना है पहले तो आप एक कंसाइनमेंट अकाउंट कॉपी करो, इसको अच्छे से समझ के पहले ये अकाउंट कॉपी करो. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको प्लीज अच्छे से कॉपी करें हर क्वेश्चन में. बाकी सब चीजें आपको क्वेश्चन में दी होगी, जर्नल एंट्रीज भी नहीं पूछेंगे, ओनली दिस थिंग यू विल हैव टू मेक. बस ये आना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और आप देखोगे हर क्वेश्चन में मैं सेम ही फॉर्मूला से आगे बढ़ते जाऊंगी. ठीक है, एक बार बस ये आ गया तो यू आर डन विद कंसाइनमेंट. ठीक है, आई होप यू कॉपीड. अच्छा बाकी जो लेजर अकाउंट्स उन्होंने छोटे छोटे बनाए ना, आई वुड वांट कि मैं आपको सीधा वहां मॉड्यूल से ही बता दूं. देखिए एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी उन्होंने बनाया है. देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमारा भी यही प्रॉफिट आया 5,700 और यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया 10,600. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट देखिए कैसे बनता है. सी यहाँ हमने एंट्री क्या की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट. तो अगर मैं जीएसओसी का अकाउंट बनाऊं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाऊं, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है. और ये अमाउंट एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, टू ट्रेडिंग. आई शो यू हाउ. वेट रादर देन जस्ट टेलिंग यू द अकाउंट, लेट मी शो यू प्रॉपर्ली व्हाट हैपेंस. सी हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हमेशा, ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज करते हो, ठीक है, उसके बाद या तो गुड्स सेल होते हैं तो माइनस होते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं, या क्लोजिंग स्टॉक में बचते हैं तो क्रेडिट साइड पे आते हैं, या गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स गोइंग आउट ड्यू टू एनी रीजन, सभी क्रेडिट में जाते हैं. तो इवन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में. और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट बनाओ तो उसके ट्रेडिंग के क्रेडिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में डेबिट टू ट्रेडिंग. ठीक है, और अब ये अमाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता है. यहाँ गुड सेंट ऑन क्रेडिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में. और आप जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में. ठीक है, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज हैपेंड. ट्रेडिंग से माइनस होके गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट से हटके कंसाइनमेंट अकाउंट में आया. ठीक है. अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक का भी अकाउंट बना होता तो क्लोजिंग स्टॉक का तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा. देखिए इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस वुड बी कैरीड डाउन, तो दिस विल बी मैनेजेबल. और फिर उन्होंने भी वाई का अकाउंट बनाया और देखिए जो बैलेंसिंग फिगर था 16,100, ये हमने एंट्री कर दी बाय बैंक बैलेंस रिसीव्ड. ओके सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 1. इनफैक्ट यू विल नॉट रियलाइज दैट इलस्ट्रेशन 1 के साथ हमने इलस्ट्रेशन 2 भी कर लिया, क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 उन्होंने बोला ही है कि वो सेम क्वेश्चन और हमें कंसाइनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज बतानी थी जो हमने ऑलरेडी पास कर ली. सो हमारा इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 हो गया है. लेट अस नाउ मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन 3. चलिए साथ में साथ करते हैं. एक और क्वेश्चन आप मेरे साथ ही अभी बने रहिए, आप अकेले नहीं कीजिए अभी. नाउ व्हाट्स हैपनिंग, नाउ वी आर ऑन illustration 3. Let us first read the question. Miss Rakhi consigned 1,000 radio sets costing ₹900 each to Miss Geeta. So who is the consigner? Rakhi, because Rakhi is consigning 1,000 sets to Geeta.
हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 16। मिस राखी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। किसने खर्चा किया? राखी ने। राखी कौन है? कंसाइनर, तो इसके पूरे खर्चे आएंगे। फ्रेट 7650, इंश्योरेंस 3250। ओके। मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। राखी ने कितने भेजे थे? 1000। गीता को कितने मिले? 950। तो बीच के 50 का हुआ है। क्या हुआ उसका? देखते हैं पहले क्वेश्चन आगे पढ़ के। बट आपको ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितने सेट्स मिले हैं भाई, कितने बाकी है, कितने मिल गए। An account sale dated 30th November 2016 showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakh and Miss Geeta incurred rupees 10,500 for carriage. Okay. Miss Geeta was entitled to a commission of 6% on sales effected by her. She incurred expenses amounting to 2,500 for repairing the damaged radio sets remaining in the inventory. ठीक है, और कुछ खर्चा हुआ है. Miss Rakhi lodged a claim with the insurance company which was admitted at rupees 35,000. शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो हमें 2 अकाउंट बनाना है इन बुक्स ऑफ मिस राखी, इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। हमें पहले तो एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और हमें मिस गीता का भी अकाउंट बनाना है। यहाँ भी एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग मिस गीता का भी अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, ओके, अमाउंट। चलिए, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट, एंड लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस राखी कंसाइन। अच्छा, एक तो आपको वो चीज तो समझ में आई गई, 1000 रेडियो सेट्स थे, उसमें से 950 मिले, तो बाकी 50 क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अच्छा मैम, ये लॉस नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? तो देखिए, आप रेडियो सेट जैसी चीज में ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा कि इनहेरेंट नेचर ये कि रेडियो सेट खराब हो जाते होंगे, नहीं, कुछ नहीं बताया, तो इट इज एन अबनॉर्मल लॉस। ओके, इफ नथिंग इज मेंशन इट इज अज्यूम टू बी एन अबनॉर्मल लॉस। और इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है, ये भी आपको एक हिंट दे रहा था कि इट इज एन अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम भी हुआ है। देखेंगे हम पहले जो अच्छी बातें जो कंसाइनमेंट अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगी वो कर लेते हैं। सो 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। में भी पूरा लिख लेती हूँ, नहीं तो आपको ना मेरे साथ आदत ना हो जाए जीएसओसी लिखने की। ऐसे 1000 रेडियो सेट्स भेजे इंटू 900 ईच, तो अमाउंट कितना आएगा? 9 लाख। डू यू गाइज अग्री? ये एंट्री गीता की बुक्स में आएगी क्या? नहीं, हम साइमल्टेनियसली गीता की बुक्स भी करेंगे। एंड मिस राखी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। जो राखी ने खर्चे किए उसकी एंट्री क्या हो जाती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब यहाँ पे ना मैं डिटेल्स में लिखूंगी, फ्रेट 7650 एंड इंश्योरेंस 3250, 7650 and 3250. So the total will come to 7650 plus 3250. It comes to 10,900. Okay. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये एंट्री भी क्या गीता के बुक्स में होती है? नहीं, अभी तक गीता पिक्चर में आई नहीं। देन मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। गुड्स मिलने की कोई एंट्री नहीं होती। एंड अकाउंट सेल डेटेड 30th November शोड दैट 750 सेट्स वर सोल्ड फॉर 9 लाख। ये एंट्री हो जाएगी बाय गीता अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी को पैसे मिले, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली सेल्स। अच्छा, 750 सेट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच? 9 लाख। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, और आप देखोगे गीता अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। टू कंसाइनमेंट 9 लाख, या आई कैन राइट टू कंसाइनमेंट सेल्स 9 लाख। ओके, देन मिस गीता इनकर्ड 10,500 फॉर कैरेज। तो जो खर्चा भी होता है वो हम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट टू गीता अकाउंट, टू गीता अकाउंट। इसके अंदर जो भी खर्चे हुए, एक हुआ है कैरेज का खर्चा। कैरेज का खर्चा कितना बताया उन्होंने? 10,500। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और गीता के अकाउंट में क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट। कौन सा खर्चा? कैरेज 10,500 फॉर कैरेज। देन मिस गीता वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स। तो 6% ऑन सेल्स, 9 लाख का 6% आप निकालोगे, सो कमीशन कितना आ जाता है? कमीशन आता है 9 लाख का 6%, इट कम्स टू 54,000।
यहाँ पे डेबिट और गीता के अकाउंट में क्रेडिट। कमीशन 54,000। देन और भी उन्होंने बोला था इंकर्ड एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग, तो ठीक है रिपेयर की भी एंट्री डाल देते हैं। तो रिपेयर्स में कितना खर्चा लगा, जो भी खर्चा हुआ है वो कंसाइनर का खर्चा है। रिपेयर्स इज 2,500। देखा होगा आपने, यहाँ पे मैं बाइफरकेट भी नहीं करती हूँ रेकरिंग नॉन रेकरिंग को, जो भी खर्चा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डालते जा रही हूँ। 2,500 recurring non-recurring I'll start thinking only when I'll start doing calculation of abnormal loss and closing stock, okay, not before that. I think that's it. Raki Lodge claim insurance company which admitted rupees 35,000, ये हम देखेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये सब एंट्रीज हो गई और कुछ बचा नहीं। अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड abnormal loss। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड abnormal loss। Now the first thing is, अच्छा तो लिख लेते हैं यूनिट अमाउंट। पहले तो आया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स भेजे थे हमने? 1000 रेडियो सेट्स ऑफ 900 ईच, मतलब 1000 का 900 बिकम्स 9 लाख। ओके, और इसके अंदर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर का टोटल मैंने ऊपर लिया है, वहीं से ही ले लेती हूँ। कंसाइनर के टोटल खर्चे कितने थे? 10,900, तो लिख लेते हैं 10,900। इसके बाद मुझे मिल गया पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए में मेरे पास 1000 यूनिट है, उसकी वैल्यू है 9,10,900। ओके, अब 1000 में से खाली 950 सेट्स गीता को मिले, मतलब 50 इज अबनॉर्मल लॉस। तो देखिए अबनॉर्मल लॉस इधर ही निकल जाएगा। अगर 1000 की वैल्यू है 9,10,900 तो 50 की कितनी, ये आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो दैट विल बी 50 इंटू 9,900 डिवाइड बाय 1000 गिव्स यू 45,545, 45,545। तो अब 950 सेट्स गीता को मिले जिसकी वैल्यू थी -9,900, 8,65,355। ओके, ये आया हमारा पॉइंट नंबर बी। अब इसमें हम क्या करते थे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी हम ऐड करते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कितना आ रहा है? सो ओनली 10,500 इज कैरेज, बाकी तो कमीशन और 2,500 रिपेयर था, तो सिर्फ कैरेज हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कैरेज का खर्चा आ जाएगा 10,500। अब इसके बाद आपको टोटल मिल गया 950, दिस इज अ पॉइंट नंबर सी, एंड यहाँ पे टोटल 8,75,855। अब देखिए 950 में से सेल कितने हुए हैं? 750 have been sold, तो how much is left? 850, 950, 200 units are left। तो जब 950 की कॉस्ट 875,855, तो 200 की कितनी? आपको समझा क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? सो क्लोजिंग स्टॉक इज 950 माइनस 750 विच इज 200 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू 200 डिवाइड बाय 950। इट कम्स टू, एक मिनट कुछ तो मैंने रॉन्ग किया, 875,855 इंटू 200 डिवाइड बाय 950, 1,84,390.5 या 391, 1,84,391 आ रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए एक बार पहले चेक कर लेते हैं, बराबर देखिए 1,84,391, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, अब नॉर्मल लॉस दोनों निकल गया। तो एक मिनट, यहाँ का टोटल 10,500 प्लस 10,500 प्लस 2,500 प्लस 54,000, दिस टोटल वॉज कमिंग टू 67,000। देन यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक हमारा अमाउंट कितना है? इट केम टू 1,84,391, 1,84,391, और यहाँ आप लिखोगे बाय अबनॉर्मल लॉस। लेकिन देखिए अबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम भी दिया है 35,000, तो लॉस का हमारा वैल्यू है 45,545, या तो आप टोटल 45,545 लिखते हैं या तो कुछ ऐसा लिखते हैं। लॉस की एंट्री होती क्या है? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा 35,000,
लेकिन कंसाइनमेंट के गुड्स कितने बाहर गए, कंसाइनमेंट की टोटल वैल्यू है 45,545, रिमेनिंग फाइनली नुकसान कितना हुआ है, अब नॉर्मल लॉस तो सिर्फ 45,545 माइनस 35,000 10,545 हुआ है. व्हाट हैव आई डन, आई विल एक्सप्लेन यू. एक्चुअल गुड्स की वैल्यू जो लॉस हुआ वो है 45,545, राइट, लेकिन उसमें से 35,000 तो इंश्योरेंस वाले दे देंगे, तो मेरा नुकसान कितना हुआ. मैं किसी को अगर बात करी हूँ ऐसे, मेरा अगर कोई नुकसान हो तो मैं आपको क्या बोलूंगी, यार मेरे 45,000 के गुड्स लॉस हो गए, लेकिन उसमें से 35,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो मेरा नुकसान सिर्फ 10,545 का हुआ है. गेटिंग इट. तो या तो आप सीधा टोटल आपको 45,545 ही कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है. अब नॉर्मल लॉस का पूरा ग्रॉस वैल्यू कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा, लेकिन अ प्रॉपर वे टू प्रेजेंट इट इज राइटिंग लाइक दिस, बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000 and by abnormal loss 10,545, तो जाके 10,545, तो जाके abnormal लॉस आता है 45,545. ओके, बस दैट्स इट. अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है देखते हैं. प्रॉफिट ही लग रहा है 9 लाख प्लस 45,545 प्लस 184,391. So the total is coming to 11 lakh. नहीं, something is wrong. 184,391 plus 9 lakh plus 45,545. हाँ बराबर तो है 29. 11,29,936. यहाँ का भी टोटल इतना लिख लेते हैं 11,29,936 and I'll have to minus all the expenses. minus 9 lakh minus 10,900 minus 67,000, तो आ जाएगा प्रॉफिट इज 1,52,036 टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. दिस गोज टू P&L अकाउंट. 1,52,36 देख लेते हैं प्रॉफिट आया क्या 1,52,36. यस. अच्छा, हमें साथ में बोला था गीता का अकाउंट भी बनाओ, तो देखिए अब गीता के अकाउंट में हमने एंट्री से सब कर ली है. 9 लाख माइनस 10,500 माइनस 54,000 माइनस 2,500 8,33,000. ये जो आएगा या तो आप मान सकते हो कि गीता ने पूरा पैसा पे कर दिया, बाय बैंक लिख सकते हो, या बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकते हो. तो हियर आई एम अज्यूमिंग शी पेड द एंटायर अमाउंट, दैट इज वाई मैंने बाय बैंक लिख लिया. 9 लाख एंड 9 लाख. देखते हैं बुक्स में क्या अज्यूम किया था, एक बार वो भी देख लेते हैं. उन्होंने भी अज्यूम किया कि पे हो गया बाय बैंक 8,33,000. हमारा भी उतना ही आया. ठीक है. सो आई होप नाउ यू आर धीरे धीरे एबल टू अंडरस्टैंड कंसाइनमेंट अकाउंट में होता कैसे. इट इज अज्यूम दैट एजेंट हैज रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हर. ठीक है, देखिए अभी एजेंट ने रेमिट कर दिया अमाउंट जो ड्यू था. ओके, चलिए दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 2. उन्होंने भी उनके वैल्यूएशन बताए हैं, आप उस तरह से देखो या मेरा वैल्यूएशन करो, फर्क नहीं पड़ता है. इलस्ट्रेशन 4 हम अभी रोक जाएंगे. इलस्ट्रेशन 5 वेट, या मेरे नोट्स में देख लेते हैं. इसमें थोड़ा नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस भी है. मैं पहले आपको ना इलस्ट्रेशन 5 करवाती हूँ. एक बार इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाइए. चलिए. श्री मेहता मुंबई कंसाइन्स 1,000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई. श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. श्री मेहता ने पे किया, मतलब ये सब एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर है. कैरेज 10,000, फ्रेट 30,000, लोडिंग 10,000. श्री सुंदरम सेल्स 700 केस. तो देखिए 1,000 केस में से 700 सेल हो गए एट 1,400 पर केस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंस. क्लियरिंग चार्जेस, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज चार्जेस एंड पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. ओके. It is found that 50 cases have been lost in transit. तो ये वापस कौन सा लॉस, abnormal. 100 cases are still in transit. These are goods which are still in transit. Shri Sundaram is entitled to a commission of 10% on gross sales. Draw up the consignment account and Sundaram's account in the books of Shri Mehta. तो वापस हमें हम कंसाइनर की बुक्स में चलिए. We are on illustration 5.
in the books of Sri Mehta, who's the consigner. In the books of consigner Sri Mehta. We will prepare a consignment account, debit, credit. Particulars, अलग पेन से लिखती हूँ, बहुत हौच पौच हो गए. Particulars, amount. और हमें बनाना है श्री मेहता की बुक्स में. चलिए काम करते हैं, नीचे बना लेते हैं. श्री सुंदरम अकाउंट. श्री सुंदरम इज हु इज द कंसाइनी अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट. ओके, चलिए. So Sri Mehta Mumbai consigns 1000 cases of goods costing ₹1000 each. मतलब 2 goods sent on consignment कितना आएगा? 1000 into 1000. That will be 10 lakhs, right? Then and Sri Mehta pays the following expense. ये 3 expense भी किसने किए? श्री मेहता ने किए. So 2 cash और बैंक. 2 कैश ऑब्लिक बैंक. अगेन मैं चाहूँ तो डिटेल्स लिख सकती हूँ. कैरेज 10,000, देन फ्रेट 30,000, लोडिंग चार्जेस 10,000. फ्रेट 30,000 एंड लोडिंग चार्जेस 10,000. तो टोटल हमारा आ जाएगा 50,000. ओके, देन श्री सुंदरम सेल 700 केस एट 1400 पर केस. तो ये सेल की एंट्री में बता दूं, बाय कंसाइनी श्री सुंदरम अकाउंट. और ये क्या है? सेल. अच्छा, कितना हुआ सेल्स? 700 केस इंटू 1400 ईच. 700 इंटू 1400 ये आ जाएगा 9,80,000. कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट और कंसाइनी अकाउंट में डेबिट. 2 कंसाइनमेंट sales, it will come to 9,80,000. ओके, देन अच्छा, अब जो खर्चे incurs the following expenses. क्लियरिंग चार्ज 8,500, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, पैकेजिंग. 1 मिनट तो लिख लेते हैं. कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 2 कंसाइनी अकाउंट. क्लियरिंग चार्जेस आपको क्या रखते हैं? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग? दे आर नॉन रिकरिंग. क्लियरिंग हमारे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा 8,500. देन वेयर हाउस और स्टोरेज चार्ज नहीं आते हैं. वेयर हाउसिंग चार्जेस है 17,000, क्योंकि रखने का कॉस्ट नहीं आता है, खाली गोडाउन तक के लाने का कॉस्ट हम स्टॉक में ऐड करते हैं. पैकिंग एंड सेलिंग 6,000. सो इसका टोटल आ गया 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000 which comes to 31,500. Okay, again 8,500 plus 17,000 plus 6,000. 31,500 is the expenses. एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट. बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस एक साथ टोटल लिख लेती हूँ मैं 31,500. ओके, देन क्या बोला था आगे? इट इज फाउंड दैट 50 cases have been lost in transit and 100 cases are still in transit. So Sri Sundaram is entitled to a commission of 10% on gross sales. Okay, तो पहले कमीशन की भी एंट्री कर लेते हैं. So 2 कंसाइनी, कमीशन भी इधर ही लिख लेते हैं. 10% on gross sales. Sales is 9,80,000. 9,80,000 का 10% कितना आएगा? 98,000. यहाँ पे डेबिट और इधर बाय कंसाइनमेंट कमीशन 98,000. ओके, अब क्या बचा? वापस हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अबनॉर्मल लॉस और स्टॉक इन ट्रांजिट. चलिए देखते हैं, एक साथ ही सब हो जाएगा.
सो नाउ वी आर ऑन आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको ये समझ में आ गया कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना और जो जो चीजें दी एटलीस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह बना लेना। ये सब एक लास्ट की चीजें जो बची है वो देखेंगे। अब नॉर्मल लॉस एंड स्टॉक इन ट्रांजिट, तीन चीजें हैं यहाँ पे। स्टॉक इन ट्रांजिट, सो लेट अस से यूनिट्स एंड अमाउंट। चलिए फिर एक बार क्वेश्चन स्टार्ट से करते हैं सो दैट हमको एकदम राइट ही मिल जाए चीजें। पहले क्या था, 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 ईच। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 1000 केसेस एट 1000 ईच, मतलब 10 लाख। ओके, देन ये तीन खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर टोटल आप ऐड करते हो तो ये पूरा 10, 30, 30 पूरा 50,000 आप ऐड करोगे, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऑल द एक्सपेंसेस, वो कितना आया 50,000। सो आपको पॉइंट नंबर ए कितना मिलेगा 1000 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट आ गई 10,50,000। अब मेन बात यहाँ पे, इसके बाद देखिए 50 ट्रांजिट में लॉस्ट हुए और 100 ट्रेसेस स्टिल इन ट्रांजिट है। तो अब मैं यहाँ से अबनॉर्मल लॉस माइनस करूं, माइनस अबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स। अब देखिए 1000 की वैल्यू अगर 10,50,000 है तो 50 की कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू 10,50,000 डिवाइड बाय 1000, यू विल गेट इट एज 52,500। सिमिलरली गुड्स इन ट्रांजिट जो है उसका भी सेम ही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये गुड्स ट्रांजिट में है। ट्रांजिट में कितने गुड्स है 100, और वही वापस सेम लॉजिक, अगर 1000 की वैल्यू 10,50,000 तो 100 की कितनी, 100 आर इन ट्रांजिट ना, हाँ। सो वही करेंगे 100 इंटू 10,50,000 अपॉन 1000, इट कम टू 1,05,000। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी। मतलब कितने गुड्स फाइनली कंसाइनी को मिले होंगे, तो 1000 माइनस 150 हटा दो, 850 कंसाइनी को मिले होंगे। और 850 की कॉस्ट कितनी 10,50,000 माइनस 52,500 माइनस 1,05,000, इट विल कम टू 8,92,500। मतलब 1000 गुड्स मेहता ने भेजे हैं, लेकिन कंसाइनी को सिर्फ 850 गुड्स मिले हैं। और अब 850 गुड्स पे इसने ये चार्जेस लगाए होंगे एट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो लाइक आई टोल्ड यू, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आप सिर्फ कैरेज लोगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी वैल्यू तो कुछ नहीं बढ़ेगी, यूनिट से ही बढ़ेंगे। अमाउंट कितना, सिर्फ 8,500। सो नाउ यू गेट द टोटल एज 850 गुड्स का कॉस्ट है 9,01,000, 9,01,000। 850 यूनिट्स का कॉस्ट 9,01,000, ठीक है। इसमें से कितने बेचे, 700 केसेस आर बीइंग सोल्ड, तो स्टॉक कितना बचा हुआ है, ऐसे आप लिख सकते हो, माइनस सोल्ड 700, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 150। क्लोजिंग स्टॉक 150 की वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय 850, इट विल कम टू 1,59,000 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये से तीन चीजें आएंगी यहाँ पे, एक ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, देन ये अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक में आएगा, और गुड्स स्टोल्ड इन ट्रांजिट ये भी तो हमारे ही गुड्स है, ये भी गुड्स विच आर स्टिल इन ट्रांजिट ये भी आएगा हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक में। तो आपने देखा गुड्स जो ट्रांजिट में उसकी वैल्यू अलग है, और गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन तक पहुंच गई उसकी वैल्यू अलग है, क्योंकि उसमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैं यहाँ लिखूंगी बाय अबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया था, तो बाय अबनॉर्मल लॉस हमारा आ जाएगा कितना है 52,500 एंड 1,05,000, 52,500। देन नेक्स्ट इज बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, ये सब एक ही वर्किंग नोट में हमारा बन जाता है 1,05,000। एंड बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री इज लाइंग विद द कंसाइनी, उसकी वैल्यू आई हमारी आई थिंक 1,59,000 आई ना, 1,59,000। सो आर कंसाइनमेंट स्टॉक इज 1,59,000। कमीशन की एंट्री हमने कर दी थी, यस कर दी थी। चलिए तो अब प्रॉफिट या लॉस हम निकाल सकते हैं। लेट अस चेक 9,80,000 प्लस 52,500 प्लस 1,05,000 प्लस
59,000. इट कम्स टू, यहाँ का टोटल आया 12,96,500. देखते हैं माइनस करके, माइनस 10 लाख, माइनस 50,000, माइनस 31,500, माइनस 98,000. इट कम्स टू 1,17,000 as the profit. It is the profit on consignment. And we get the total as 12,96,500. डन, ठीक है. अच्छा, अब ये जो कंसाइनी का अकाउंट है वो भी क्लोज कर देंगे हम. तो 9,80,000 माइनस 31,500 माइनस 98,000, you get as 8,50,500. You can again write that, assume amount is being remitted by the consignee to the consignor by bank account balancing figure. 9,80,000 here and 9,80,000 here. So you will understand that, देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट एकदम सही से फुलफिल हुआ है. कैसे? 1000 यूनिट्स भेजे थे, 1000 में से 700 बेचे, 300 बचे, 300 में से 50 लॉस हुआ, 100 ट्रांजिट में है और बाकी 150 क्लोजिंग स्टॉक में. तो बराबर 1000 यूनिट्स डेबिट में और 1000 यूनिट्स क्रेडिट में. ठीक है. दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ द मॉड्यूल, जहां हमने कंसाइनमेंट पढ़ा. अच्छा, आप मॉड्यूल का सोल्यूशन अगर देखोगे, चलो एक बार बताती हूँ मैं आपको. उन्होंने ना, ये देखिए, इन्होंने पर यूनिट का प्राइस निकाला है 1050 1060. ये कैसे आया वो भी मैं आपको समझाती हूँ. बड़े इजी तरीके से आया है. लेकिन क्या मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक अलग तरह से वैल्यू करने से अच्छा ये आप अगर मेथड ध्यान रखोगे ना, तो इन एवरी क्वेश्चन यू कैन अप्लाई द सेम मेथड. अच्छा, इन दिस क्वेश्चन इट वाज वेरी इजी टू टेक आउट पर यूनिट कॉस्ट, इसलिए उन्होंने पर यूनिट निकाला. देखिए उन्होंने क्या किया है. 1000 का पहले तो कॉस्ट 1000 था, 1000 into 1000 आपका 10 लाख आया, तो पहले तो कॉस्ट 1000 पर यूनिट थी. अच्छा, फिर 50,000 कंसाइनर का खर्चा हुआ है, तो 50,000 डिवाइड बाय 1000 करो तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है? 50 रुपीज. तो मतलब 1050 आ गया. यही 105 इंटू 50 करके 5250 आया, 105 इंटू 100 करके 1,05,000 आया. ठीक है. अब बस ऐसा पर यूनिट जब आप करने जाओ तो ये प्राइस, ये वैल्यू संभालना. बच्चा गलती से क्या करता है कि जो 8,500 जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी है ना, उसको भी डिवाइड बाय 1000 कर देता है. अगर ये किया तो आप रॉन्ग हो गए, क्योंकि 8,500 जो कैरेज का खर्चा लगा है वो कितने गुड्स पे लगा? वो सिर्फ 850 गुड्स पे लगा. तो आपको 8,500 डिवाइड बाय 850 करना पड़ेगा. आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना? 10 रुपये आ जाएगा. तो देखिए 1050 तो ऊपर आ गया था, प्लस 10 आपको ये वैल्यू मिल गई 1060. तो उनका क्लोजिंग स्टॉक आया है 1060 इंटू 150. ऐसा उन्होंने पर यूनिट निकाला. इन सम क्वेश्चंस पर यूनिट बिकम्स इजी, बट इन सब अदर क्वेश्चंस पर यूनिट टफ हो जाता है. इसलिए मैंने आपको यही मेथड से हर क्वेश्चन करेंगे हम लोग. ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल. अच्छा, आई वुड से अब आप नोट्स पे जाएंगे और आपका क्वेश्चन 1 विल बी होमवर्क. एग्जैक्टली अ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज कम इन एग्जाम. आई बिलीव शायद ये क्वेश्चन एग्जाम का है या मॉड्यूल, मतलब कहीं मॉक टेस्ट पेपर का है, वहीं से ही मैंने क्वेश्चन लिया है. ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में है. तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से कर ही पाओगे. यस, इसका सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हम एक बार साथ में डिस्कस कर लेंगे. रेस्ट यू एबल टू डू. ओके, चलिए, टिल देन टेक केयर. रिवाइज कंसाइनमेंट वेरी वेल. इट्स एन इजी चैप्टर इफ यू प्रैक्टिस. टेक केयर.